तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रोड पर एक कार को दिखाया जाता है। इस कार के अंदर एक कपल बैठा हुआ था जो कि नाइट ट्रिप पर निकला हुआ था। अचानक से बीच रास्ते में एक नेवला आ जाता है और नेवले को बचाने के चक्कर में इनके कार की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि जिस रास्ते पर इन्हें जाना था वो रास्ता ये लोग गलती से चेंज कर लेते हैं। रात काफी ज्यादा था और अंधेरे की वजह से इन्हें पता नहीं चलता है कि ये लोग हाईवे पर हैं या हाईवे के छोटे रास्ते पर। हालांकि कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि ये लोग हाईवे से नीचे उतर चुके हैं और जिस रास्ते पर इन्हें जाना था उस रास्ते पर अब ये लोग नहीं जा रहे थे। खैर जो भी हो, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक पुराना गैस स्टेशन दिखाई देता है। ये गैस स्टेशन कई साल पुराना था क्योंकि यहाँ पर जो रेट लिखा हुआ था वो बहुत ही कम था। उसी समय इनके कार के पास एक अनजान आदमी आ जाता है जिसको अचानक से देख करके एमिली काफी डर जाती है। खैर वो आदमी इन्हें बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और यहीं पास में ही रहता हूँ। अब इन लोगों को जिस लोकेशन पर जाना था उस लोकेशन के बारे में उस आदमी से पूछते हैं। तब वो आदमी इन्हें बताता है कि तुम्हारा रास्ता तो सही है लेकिन तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें पीछे के साइड में जाना था। अब ये मैकेनिक इनके कार को ठीक कर देता है और इन्हें हाईवे की तरफ जाने वाले रास्ते के बारे में भी बताता है। उस आदमी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर ये लोग चलते हैं लेकिन बहुत दूर आगे जाने के बाद भी इन्हें हाईवे नहीं मिलता है और बीच रास्ते में ही इनकी कार फिर से खराब हो जाती है। जिसके बाद इवान बाहर निकलता है और वो खुद जा करके कार के बोनट को खोल करके उसे चेक करने लगता है। कार के इंजन को देखने के बाद इवान समझ जाता है कि अब ये कार रिपेयर नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो एमिली से कहता है कि हमें फिर से गैस स्टेशन के पास जा करके उस इंसान को बुला करके लेके आना होगा, वही ये कार को ठीक कर सकता है। अब ये दोनों पैदल चल करके गैस स्टेशन के पास जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लोग उस आदमी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो आदमी इन्हें कहीं पर मिलता नहीं है। जिसके बाद ये लोग उस आदमी के बारे में पूछने के लिए होटल के अंदर चले जाते हैं। तब होटल का मैनेजर थॉमस इन लोगों को बताता है कि वो आदमी तो रात को घर चला जाता है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक इंतजार करना होगा या फिर तुम मेरे पास से कॉल लेकर के किसी के पास कॉल कर सकते हो। इवान कॉल करना चाहता था इसलिए वो नोट दे करके कुछ कॉइन को ले लेता है। कॉइन को लेने के बाद जब इवान कॉल करने जा ही रहा था तभी थॉमस कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जा करके कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गैराज तो बंद हो चुका होगा। अगर तुम चाहो तो आज रात इस होटल में रुक करके आराम कर सकते हो, अगले दिन सुबह में तुम यहाँ से चले जाना। अब थॉमस को ये आइडिया अच्छा लगता है इसलिए वो एक रूम ले लेता है यहाँ पर रुकने के लिए। रूम को लेने के बाद ये लोग अपने कमरे में जाते हैं और कुछ देर तक आराम करते हैं। कुछ समय के बाद अचानक से बाहर से इनके दरवाजे को कोई पीटने लगता है। हालांकि इवान जाकर के चेक करता है लेकिन उसे बाहर के साइड में कोई नहीं दिखाई देता है। वो जैसे ही कमरे के अंदर दोबारा आता है तभी फिर से बाहर से कोई उसके दरवाजे को पीटने लगता है। वो फिर से दरवाजे को खोल करके चेक करता है लेकिन उसे बाहर के साइड में कोई नहीं दिखाई देता है। एमिली होटल के मैनेजर के पास कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। जिसके बाद इवान खुद मैनेजर के पास चला जाता है उनसे मिलने के लिए। वो थॉमस को बताता है कि शायद बगल के कमरे में कोई है जो बार बार हमारे कमरे के दरवाजे को पीट रहा है। जिसके बाद थॉमस कहता है कि वो शायद बच्चे लोग हैं जो पीछे के खिड़की से लड़की को लेकर के कमरे में घुस आते हैं। आप अपने कमरे में जाइए, मैं जा करके उन बच्चों को देख लेता हूँ। इसके बाद इवान अपने कमरे में चला जाता है और थॉमस अपनी स्पेशल गन निकालता है। इधर इवान एमिली को बताता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, हमें इस समय आराम करना चाहिए, वो बच्चे थे जो हमें परेशान कर रहे थे। अब इसके बाद इवान लेट जाता है और टीवी को ऑन कर देता है। वो बार बार चैनल को चेंज कर रहा था लेकिन टीवी पर एक भी चैनल ठीक से चल नहीं रहा था। इसलिए वो उठता है और टीवी के पास जा करके वहाँ रखा हुआ टेप को उठा करके टीवी में लगा देता है। दरअसल वो कोई भी एक पिक्चर देखना चाहता था ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए, लेकिन वो बार बार टेप को चेंज करके देखता है फिर भी सभी टेप में मार काट का वीडियो दिखाया जा रहा था। लेकिन इवान जब इन सभी वीडियोस को सही तरीके से देखता है तब उसे मालूम चलता है कि इन सभी वीडियोस को सिर्फ इसी कमरे में ही बनाया गया है क्योंकि वीडियोस में जो कमरा दिख रहा था वो सेम कमरा इनके कमरे से मैच कर रहा था। यह देख करके इन्हें यकीन हो जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस समय इवान अपने कमरे में अलग अलग एंगल पर कैमरे को देखता है जिसकी वजह से उसे मालूम चल जाता है कि ये सब
सब कुछ हकीकत है। वीडियो में जो लोगों के साथ हुआ है अब वही सेम चीज हमारे साथ भी होने वाला है। अचानक से जो लाइट थी वो ऑन ऑफ होने लगती है। फिर से इनके दरवाजे पर आकर के कोई दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। हालांकि कुछ समय के बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एमिली अपने फोन से पुलिस के पास कॉल करना चाहते थे लेकिन नेटवर्क को किसी ने डाउन कर दिया था। इवान कहता है कि देर हो उससे पहले ही हमें यहाँ से भागना होगा। वो जाकर के खिड़की को तोड़ने लगता है लेकिन ये लोग खिड़की में से भाग नहीं सकते थे क्योंकि खिड़कियों में कील लगा हुआ था। अब इन्हें पता था कि कमरे में कैमरा लगा हुआ है और इनके ऊपर कोई तो है जो नजर रख रहा है कैमरे के जरिए। इसीलिए ये लोग कमरे की लाइट को ऑफ कर देते हैं ताकि कैमरे के जरिए जो इन पर नजर रख रहा था उसे कुछ दिखाई न दे। मौका देख करके ये लोग दरवाजे को खोल करके भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी इन लोगों के सामने वो किलर्स आ जाते हैं जो लोगों को मारते हैं। जिसके बाद ये लोग वापस दोबारा भाग करके अपने कमरे में आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब वो जो किलर थे वो इनके कमरे के चारों तरफ राउंड लगा रहे थे, यानी कि इनके पास भागने का अब कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि कुछ समय के बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो किलर इन्हें छोड़ करके जा चुके हैं। यहाँ पर इवान एमिली को समझाता है कि बाहर के साइड में एक टेलीफोन रखा हुआ है, वो बाहर अकेले जा करके पुलिस के पास कॉल करके इन सब के बारे में बता सकता है। एमिली को वो कमरे में बैठा करके बाहर उस टेलीफोन के पास आ जाता है और पुलिस के पास कॉल कर देता है। जब पुलिस कॉल को रिसीव करती है तब इवान पुलिस वालों को सब कुछ साफ साफ बताने लगता है लेकिन वो अपनी एड्रेस बता पाता उससे पहले ही यहाँ पर कार को लेकर के कोई आ जाता है जो उसके टेलीफोन को ही उड़ा देता है। इवान को जैसे ही मौका मिलता है तो वो भाग करके फिर से अपने कमरे के अंदर चला जाता है और शांति से बैठ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर इस बार वो कोई गलती करता है तो वो नहीं बच पाएगा। लेकिन इवान इतनी आसानी से हार मान करके बैठ भी तो नहीं सकता था। वो जा करके एक कांच को तोड़ देता है और उसके टुकड़े को अपने हाथ में ले लेता है अपनी सेफ्टी के लिए क्योंकि इस कमरे में किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं रखा हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होटल का मैनेजर था थॉमस वो कैमरे के जरिए इन दोनों पर नजर रखा हुआ था और यहाँ पर हमें यह भी मालूम चल जाता है कि थॉमस ही है जो सब कुछ करवा रहा है। इवान कोई क्लू ढूंढना चाहता था इसलिए वो बार बार शूट की हुई वीडियो को देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि आखिर ये किलर अचानक से कमरे के अंदर कहां से आ जा रहे हैं। वैसे तो कमरे का दरवाजा तो बंद है लेकिन ये किलर कमरे के अंदर आए कैसे। यह देखने के बाद इवान जा करके कोई लोकेशन ढूंढने लगता है। उसे ऐसा लगा कि इस कमरे के अंदर कोई सीक्रेट लोकेशन जरूर है और जब वो सीक्रेट लोकेशन को ढूंढने लगता है तब उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता भी है जिसको खोलने के बाद इवान को मालूम चलता है कि ये दरवाजा नीचे के साइड में जाता है। इसके बारे में वो एमिली को जाकर के बताता उससे पहले ये लोग देखते हैं कि बाहर के साइड में कोई ट्रक लेकर के आया है। उस ट्रक में सिर्फ एक इंसान था जो ट्रक से नीचे उतरता है। इन लोगों को लगा कि वो ट्रक ड्राइवर कोई मुसाफिर है जो यहाँ पर रुकने के लिए आया है, इसलिए ये लोग उससे हेल्प मांगने लगते हैं। अब वो ट्रक ड्राइवर इन दोनों को देख लेता है और इनकी तरफ आने लगता है लेकिन उसी समय जो थॉमस था वो उस ट्रक ड्राइवर के पास आ जाता है और सारा टेप उठा करके उसे दे देता है। मतलब कि वो ट्रक ड्राइवर भी थॉमस के साथ में मिला हुआ है। अब वो जो किलर थे वो इनके कमरे में आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए अब इन दोनों के पास भागने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था। ये लोग उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर जाते हैं और दूसरे कमरे में जाकर के निकलते हैं। अब ये लोग जिस कमरे में जाकर के निकलते हैं वो कंट्रोल रूम था जहाँ पर कैमरे पर नजर रखा जाता था। यहाँ पर एमिली को एक पर्सनल टेलीफोन भी दिखाई देता है जिसको उठा करके वो पुलिस के पास कॉल कर देती है लेकिन टेलीफोन से कॉल करने की वजह से रिंग बजने लगता है और तभी थॉमस यहाँ पर आ जाता है लेकिन थॉमस के आने से पहले ही वो दोनों यहाँ से भाग चुके थे। हालांकि यहाँ पर थॉमस को मालूम चल जाता है कि वो दोनों अंडरग्राउंड से होकर के इस कमरे में आए थे। थॉमस अपने आदमियों को बताता है कि वो दोनों नीचे हैं, उन्हें जाकर के पकड़ो और जान से मार दो। इधर इवान और एमिली भागते हुए एक अलग कमरे में आ गए थे। इस कमरे में आने के बाद ये लोग दरवाजे के ऊपर एक मेज को गिरा देते हैं ताकि वो लोग उस दरवाजे को ना खोल पाएं। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक कार आकर के रुकती है और जब इवान चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये एक पुलिस की कार है। दरअसल इन लोगों ने जब पुलिस के पास कॉल किया था तो पुलिस भी इनकी लोकेशन को ट्रैक करके यहाँ पर आकर के पहुँच जाती है। हालांकि जब पुलिस वाला बाहर से देखता है तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी शंका दूर करने के लिए अंदर जा करके मुआयना लेने लगता है। वो अंदर जाने के बाद अलग अलग कमरे में जा करके सब कुछ चेक करने लगता है। एक कमरे में जाने के बाद वो पुलिस वाला टीवी पर उस वीडियो को देखता है जिसमें किलर
इसी होटल में लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे। इधर इवान और एमिली को जैसे ही मौका मिलता है तो वो लोग भी पुलिस को देख करके बाहर भाग आते हैं। पुलिस वाला भी फौरन इन दोनों को लेकर के अपनी कार में जाकर के बैठ जाता है, लेकिन जब वो कार को स्टार्ट करने लगता है तो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी क्योंकि वायर को किसी ने काट दिया था। उसी समय पुलिस वाले के पीछे किलर आ जाता है जो कि उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। इस बीच इन दोनों को भागने का मौका मिलता है। ये लोग फिर से भाग करके अपने कमरे में चले जाते हैं। इवान फौरन कमरे के अंदर जा करके दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है और अब वो कमरे के अंदर ही एमिली को छुपाने के लिए अच्छी लोकेशन को ढूंढने लगता है और ढूंढते वक्त उसे कमरे के अंदर एक अच्छी लोकेशन मिल जाती है। वो एमिली को ऊपर की तरफ भेज देता है और उसे यहाँ पर चुपचाप रहने के लिए कहता है। इवान एमिली से कहता है कि मुझे पता है कि थॉमस ने अपनी गन कहाँ पर रखा है, मैं गन को लेने के लिए जा रहा हूँ। गन की वजह से ही हम बच पाएंगे वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अब इवान जैसे ही दरवाजे को खोल करके जाने वाला था तभी उसके सामने किलर आ जाता है जो कि इवान के ऊपर हमला कर देता है। चाकू से हमला करने की वजह से इवान जख्मी हालत में हो चुका था और वो अब नीचे गिर चुका था। वो अब चलने की हालत में बिल्कुल नहीं था। एमिली ऊपर से सब कुछ देख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो बोलती भी तो वो भी मारी जाती। इवान मर रहा था और थॉमस उसकी लाइव वीडियो बना रहा था। इवान वहीं पर पड़े पड़े बेहोश हो जाता है। इन्हें लगा इवान मर चुका है और अब ये लोग एमिली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर भी इन्हें एमिली नहीं मिलती है और अब धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। एमिली उठती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक किलर एमिली को देख लेता है। एमिली फौरन भाग करके बाहर आती है। उसे एक कार दिखाई देता है। वो कार के अंदर जाकर के बैठ जाती है लेकिन उसी समय एक किलर आकर के एमिली के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। एमिली कार को सीधे ले जाकर के सामने की तरफ ठोक देती है जिसकी वजह से दोनों किलर की मौत हो जाती है। इनमें से एक किलर वो भी था जो कि मैकेनिक बन करके इन लोगों के पास आया था, इनकी कार को ठीक भी किया था। खैर अब दोनों किलर को मार देने के बाद अब सिर्फ थॉमस बचा हुआ था। इस दौरान जो एमिली थी वो थॉमस के गन को जाकर के चुरा लेती है। तभी जो थॉमस था वो एमिली के पास आ जाता है और उसके गले को दबा करके उसे काफी ज्यादा पीटता है। लगातार एमिली को पीटने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। पहले तो वो एमिली को पीट करके उसे जख्मी हालत में कर देता है और इसके बाद वो एमिली की वीडियो बनाने लगता है। इस दौरान एमिली फिर से उठती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। थॉमस जब एमिली को धक्का देता है तो इस बार एमिली गन के ऊपर जाकर के गिरती है। वो फौरन गन को उठा लेती है और उसी गन से वो थॉमस को कई बार शूट करती है जिसकी वजह से थॉमस की मौत हो जाती है। इसके बाद एमिली भाग करके इवान के पास आती है और उसे उठाने लगती है। कुछ समय के बाद अचानक से इवान को होश आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं था, उसे सिर्फ चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। इस तरीके से दोस्तों इन दोनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।